नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब ये देख रहे हैं आप कनॉट प्लेस। अगर आप कभी कनॉट प्लेस गए हो तो यहाँ पर आपको तमाम अलग अलग फड़े मिलेंगी। कोई आपको जूते बेचते हुए मिलेगा, कोई आपको चूड़ी कंगन बेचते हुए मिलेगा, आपसे कहेगा सर मैडम के लिए कुछ ले लो, है 2-4 रुपये भी नहीं है क्या। कोई आपको वहाँ पे मोबाइल का कवर देता हुआ मिलेगा, और कोई हम लोगों के लिए यहाँ पर किताबों की फड़ लगाया होता है, और जैसी हमें किताबें देखते हैं हम बड़ भागते हुए चले जाते हैं। अब वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं इस किताब का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या वो कह रही है। या तो हम पिछला पन्ना देखते हैं या हम वो पहला पेज देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम सारी किताब पढ़ सके। तो हम ये इंट्रोडक्शन देखते हैं और इससे हमें पता चल जाता है अच्छा जी हमें तो चंपक की कहानियाँ पसंद है, अच्छा हमें तो मनोहर कहानियाँ पसंद है। अब ये हमारे मतलब की है कि नहीं। किसी को अब्दुल कलाम साहब में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड किताब अगर उसको समझ भी, उसको इंट्रोडक्शन, उस किताब का परिचय अगर उसको अच्छा लगता है तो वो ले लेगा, नहीं तो वो स्किप कर देगा। और थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हमारे स्कूल में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ करता था, नई क्लास 5वीं क्लास से आप 6ठी में प्रमोट हुए हैं तो सबका इंट्रोडक्शन होता था, या नई ट्यूशन की क्लास आपने ज्वाइन करी है तो सबका इंट्रोडक्शन होता था। और वहाँ पर टीचर पूछते थे कि अपना बताओ भाई, अपने बारे में बताओ। अब पहले तो हम मुँह छुपा लेते थे कि हमारा नंबर ना है, और खुदा ना खास्ता अगर नंबर आ गया तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो बस नाम के इर्द गिर्द घूमता रहता था। कहने क्या सर, माई नेम इज़ दिस दिस दिस, माई फादर नेम इज़ दिस दिस दिस, माई ब्रदर नेम इज़ दिस दिस दिस, माई ब्रदर के दोस्त का नेम इज़ दिस दिस दिस, उस दोस्त की गाय का नेम इज़ दिस दिस दिस। आगे तो बता भाई, कह रहे इससे आगे कुछ नहीं आता। तो ये हम इंट्रोडक्शन देते थे अपने टीचर को हमारे बारे में कि इसको कुछ नहीं आता। इससे अलग थोड़ा सा और पीछे जाएँ, 50-60 साल पहले पीछे चला जाए, और हो सकता है आज भी मतलब गांव में ऐसा देखने को मिल जाता हो कि जब शादियां होती थी तो जो दूल्हा था उसका जो सबसे जिगरी दोस्त हुआ करता था, उसको लड़की जब देखने जाते थे तब साथ में ले जाते थे कि भाई ये देख लेगा, बता देगा। अब वहाँ पर लड़की के बारे में बताया जाता था कि इसको तो जो है सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, और बुनाई भी आती है। बुनाई में तो ये कुत्ता भी बना लेती है, और तो और क्रोशिया भी चलाना आता है, जो स्टेबलाइजर के ऊपर कवर डलता है वो भी बना लेती है मैडम। कढ़ाई भी आती है, और साहब खाने को तो पूछो ही मत, कढ़ी भी बना लेती है और बैगन का भरता भी बना लेती है। अब वो दोस्त जाके इस दोस्त को बताता था कि यार देख ले, तेरे स्वेटर में कुत्ता बनेगा, मैं बता रहा हूँ कुत्ता बनेगा, बुनाई भी आती है। तो ये सब क्या था, ये भी इंट्रोडक्शन है, ये भी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है, यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किताब के बारे में, यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान का भी एक इंट्रोडक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना बोल देते हैं। हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, इसको प्रीफेस भी बोल सकते हैं, हम इसको ट्रेलर भी बोल सकते हैं, हम इसको कीनोट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पिक्चर देखिए आपने, पूरी फिल्म का एक ट्रेलर आता है, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई उससे पहले उसका ट्रेलर रिलीज हो जाता है, और आपको समझ में आ जाता है कि भैया ये आपको देखने लायक है कि नहीं है। अब अगर हम प्रियम्बल को देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है प्री और एक है एम्बल। प्री माने होता है पहले, एम्बल मीन्स चलना, पहले चलो। किसके पहले चलो? संविधान के। लैटिन भाषा से ये शुरू हुआ और अलग अलग भाषा, फ्रेंच भाषा से गुजरते हुए फिर फाइनली इंग्लिश भाषा में पहुंचा और प्रियम्बल बन गया। अब ये जो अमेरिका है ये पहला देश था जिसने प्रियम्बल को अपनाया। दुनिया में लगभग ऐसे लगभग जिनके पास भी संविधान है उन सब के पास प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। कुल मिला के 54 देश ऐसे हैं जिनके पास प्रियम्बल नहीं है। और जैसे आपने देखा कि सबका इंटरव्यू अलग अलग था, तो वैसे ही सबका प्रियम्बल भी अलग है। किसी का प्रियम्बल बहुत बड़ा है, किसी का प्रियम्बल बहुत छोटा है। जैसे कि अगर हम चाइना का प्रस्तावना देखेंगे, प्रियम्बल देखेंगे, तो उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। 1911 में ये हुआ, माइजोडांग ये थे, ऐसे ऐसे ऐसे। और वहीं अगर हम ग्रीस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि दुनिया की सबसे छोटी प्रस्तावना उसके पास है, तो उसमें वो सिर्फ भगवान को चढ़ावा चढ़ा देता है कि हम इन द नेम ऑफ होलीनेस, मतलब भगवान के नाम पर वो संविधान बना रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रियम्बल जो है अलग अलग देशों के हैं। अब ये प्रियम्बल जो था हमारा हिंदुस्तान का जो प्रस्तावना थी संविधान की, उसके पीछे क्या मतलब क्या बेस था कि ऐसा हमने ये प्रियम्बल तैयार किया, ऐसा इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया। तो इसके पीछे बेस था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक संकल्प जारी किया था जिसको हम उद्देश्य का संकल्प भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके का
हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। कैसा हिंदुस्तान? ये बोलते थे कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जो कि सोवरेन हो, संप्रभु हो, सारे फैसले अपने आप से ले सके और उसके अंदर जो राज्य हो वो ऑटोनॉमस यूनिट की तरह हो, मतलब आज़ाद हो खुद में, केंद्र जो है ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, जो वीकर सेक्शन है समाज के, कमज़ोर लोग हैं, उनके पास अधिकार हों, उनके स्पेशल अधिकार हों और आम तौर पर आपको पूजा करने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। और यही सारी चीज़ जो है वो आज आपको समाज में देखने को मिलती हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ हमारे प्रियम्बल में मौजूद है, जिसके पीछे का बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का संकल्प बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है ये क्या कहता है। तो हमारा प्रस्तावना जो है वो ये बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका का बोलता है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी बनाने के लिए we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। और ये सारी चीज़ें कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपका लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ ये इसमें बोल रहा है। अब जब आपने अगर प्रियम्बल कभी देखोगे तो आप ये देखोगे, किताबों में आपने ये पढ़ा होगा कि ये 3-4 चीज़ें बता देता है। क्या बता देता है कि एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कि भाई किसने इसको बनाया है, संविधान को किसने बनाया है। दूसरा कि इसमें भारत जो हमारा देश है उसकी प्रकृति क्या है या फिर इसके उद्देश्य हैं, और ये डेट के बारे में बता देता है। तो हम ऐसे ना जाके हम ये देखते हैं कि ये और क्या बता सकता है। मतलब ऐसे समझते हैं कि एक राजा था जिसने अपनी प्रजा को अपने साथ में मिलाया और उसने कहा कि यार एक ऐसा देश बनाते हैं जो कि समाजवादी हो, जो कि पंथ निरपेक्ष हो और जहाँ पर लोगों को न्याय मिल सके, जहाँ पर लोग बराबर हों, जहाँ पर पूजा करने का सबको अधिकार हो, बस। और उसी दिन उन्होंने वो अपना लिया। ठीक यही सारी बात जो है, ये जो कहानी छोटी सी गढ़ी गई, ये सारी की सारी चीज़ आपको हमारे प्रियम्बल में मिल जाती है। सबसे पहले बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। वी द पीपल, मैं, आप, रिक्शा वाला, पान की दुकान वाला, जो भी मौजूद है, जो भी इस धरती पर है, वो इस संविधान की प्रस्तावना के पीछे का अथॉरिटी है। अब क्योंकि जैसे कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। आज इसको हम इस तारीख को जो है हम अपना रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सब्जी वाले के सामने खड़े होगा कि भाई 2 किलो सब्जी तो चौड़े में खड़े हैं, वो पूछ रहा क्या हो गया जी, ऐसे कैसे, मतलब कुछ अकड़ गया, पीठ में कुछ दर्द है? कह रहे नहीं, तुझे नहीं पता, हम संविधान निर्माता हैं। वो कह रहा अच्छा, ये तो हमने तो सुना था अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर जी हैं पर हम भी संविधान निर्माता हैं। कहने कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फला 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 अपनाते हैं। कह रहा अच्छा, तो देखा वो सब्जी वाला सब्जी नहीं डाल रहा। कह रहा तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? कह रहा हम भी तो संविधान निर्माता हैं, हम भारत के लोग हैं, बस सीधी सी बात है। तो ये हम भारत के लोग ही हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाया है। दूसरा ये बता रहा है कि ये हमारा जो इंडियन देश है इसका नेचर कैसा होगा, इसका प्रकृति, ये फैंटेसी। आप देख, फैंटेसी को हिंदी में बोलेंगे सपनों का देश मान लीजिए कि आप देख रहे हैं बढ़िया सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, फूल हैं और भगवान जी हैं। तो ये हमारा देश बता रहा है कैसे होगा। सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, सेकुलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, आपका डेमोक्रेटिक होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, ऐसा ये हमारा देश होगा। रिपब्लिक होगा, गणराज्य होगा। तो ये हमारे जो देश है, भारत देश है, उसकी प्रकृति होगी। साथ ही साथ ये वो ऑब्जेक्टिव बता रहा है जो हमारा देश लेगा, उद्देश्य जो हमारे देश के होंगे। क्या उद्देश्य होंगे? कि जस्टिस का उद्देश्य होगा, न्याय, समान न्याय, सोशल न्याय, सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय और आपका इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक न्याय। आपको आज़ादी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना हमारे देशवासियों में हो। तो ये, और इससे अलग ये आपको डेट बता दे रहा है 26 नवंबर। इससे अलग आपको ये, और आप कुछ कहना चाहें कि भाई ये तो कुछ और भी बता सकता है, वो आप ढूंढते रहिए। जो भी बता सकता है, क्या ग्रामर भी बता रहा है, ट्रांसलेशन भी बता रहा है, जो आपका मन करे आप इसमें ढूंढिए। तो आप ऐसे मत जाइए किताबों में क्या लिखा, आप ये इसको पढ़िए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये क्या कह सकता है। अब ये देखते हैं कि ये जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहला है हमारा सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये है कि आज़ाद मुल्क, किसी से दबने वाला नहीं है। और जैसे शादी से पहले लड़का क्या होता है, अगर आप बाहर जा रहे होते हैं तो एक बार को नॉर्मली मम्मी आपसे पूछ लेती हैं भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। जब आपकी शादी हो जाती है तब आप थोड़े आज़ाद हो जाते हैं,
क्या बता रहे हो सर, शादी के बाद आज़ाद हो जाते हैं? ये तो उल्टा बता रहे हो, गुलाम थे, गुलाम हो जाते हैं और ज़्यादा। फिर भी मतलब मम्मी पापा के मुकाबले आप थोड़े से आज़ाद हो जाते हैं, आप पे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि अब आप से कुछ और लोग पूछेंगे। तो आप सोवरेन हो गए। सोवरेन का मतलब है संप्रभु हो गए, आप अपने लिए फैसले लोगे। 1956 तक पाकिस्तान जो था वो डोमिनियन था। डोमिनियन मतलब कि उसका जो हेड था, जो मुखिया था, वो तो इंग्लैंड में बैठा था, भले ही वो अपने लिए फैसले कर सकता था। लेकिन हमने तुरंत से ही, जब से आज़ादी ली, जैसे ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया, हमने अपने आप को जो है रिपब्लिक अनाउंस कर दिया, सोवरेन अनाउंस कर दिया कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, ना क्वीन है अंग्रेजी, ना क्राउन है, ना राजा है, ना रानी है, हम खुद हैं जो खुद है। अब हुआ क्या, अप्रैल 1949 की बात है, पंडित नेहरू जो थे, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंग्लैंड में, वहां पर एक अनाउंसमेंट ये कर देते हैं कि हम कॉमनवेल्थ नेशन के साथ जुड़े रहेंगे। अब इससे क्या होता है, जो भारत देश था, जो भारत के लोग थे, वो बड़े खफा हो जाते हैं, कह रहे ये अंग्रेज़ हम पे गुलामी करके गए हैं, और यहाँ पर नेहरू जी जो हैं वो जाके बोल रहे हैं कि हम कॉमनवेल्थ नेशन के साथ में रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो ये एक उनका फैसला जो था वो वॉलंटियर फैसला था, मतलब अपनी मर्जी से था। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर राजा या रानी हिंदुस्तान में आएगा तो प्रेसिडेंट कुर्सी छोड़ देगा। वो एक एक्स्ट्रा लीगल तरीके की उनकी डिक्लेरेशन थी। तो हम चाहे तो जुड़े रह सकते हैं, नहीं चाहे तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ नेशन में किसी की लड़ाई हो गई और फिर वो राजा हमसे कह रहा है, रानी हमसे कह रही है चलो हमारे साथ लड़ने, हम मना कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम नहीं जा रहे। तो ये सोवरेनिटी, संप्रभुता, आप अपने आप में सब कुछ है। दूसरी चीज़ जो है वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब, अगर बिल्कुल कट्टर सोशलिज्म की बात करें तो उसमें होता क्या है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि जो भी आय के जो मतलब उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, वो सब सरकार के कब्जे में होता है। मतलब साबुन भी सरकार बनाएगी, टूथपेस्ट भी सरकार बनाएगी, गाड़ी भी सरकार बनाएगी। तो जो लोग, जिन्होंने अगर 1991 से पहले का समय देखा है, अगर नहीं देखा है तो अपने किसी रिश्तेदार से पूछिए कि उससे पहले बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी। कोलगेट, मेरे आसपास के क्षेत्र में क्या है कि जब टूथपेस्ट लेने किसी को भेजते हैं तो बोलते हैं कोलगेट ले आओ, जबकि कोलगेट तो एक ब्रांड है, लेकिन क्योंकि उस समय वही देखने को मिलता था तो इसीलिए वो कोलगेट जो है वो फेमस हो गया। तो ऐसे ही प्रियर्स जैसी साबुन जो थी वो एक लग्जरी थी हमारे लिए, क्लिनिक प्लस एक लग्जरी था हमारे लिए। उस समय ये जो था, ये चीज़ बड़ी शॉर्टेज थी। शॉर्टेज क्या मतलब, उतना लेवल पर उसका उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि हम सोशलिज्म तरीके से अपने देश को चलाना चाह रहे थे। सोशलिज्म का मतलब है कि सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो उत्पादन के सारे साधन हैं, वो सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, सरकार चलाएगी। फिर उससे होगा क्या, उससे सारे आदमी जो हैं, जो जनता है, उसकी इनकम सेम होगी और सबको, सबका स्टेटस जो है वो सेम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, वो अपने तरीके का है। इंदिरा गांधी ने एक बार ये कहा कि हमारा जो समाजवाद है वो सबसे अलग है। मतलब सब लोग कह रहे हैं बकरी, हम कह रहे हैं नहीं, हमारा तो ये बकरी नहीं है, ये शेर है। कह रहे क्यों? बस हमारे यहाँ बकरी को ही शेर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है हमारी तरीके का है। हम यहाँ जो है सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट इकोनॉमी को भी आने देंगे। अगर कोई आदमी, बड़ा आदमी अकेला बन रहा है तो हम उसको बनने देंगे, और सरकार भी अपना थोड़ा बहुत चुटपुट काम करती रहेगी। इससे अलग हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का जो ट्रू मीनिंग होता है, जो असली मीनिंग होता है, उसमें ये होता है कि जो देश है वो धर्म से बिल्कुल अलग होता है, कटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता, बिल्कुल अलग है। धर्म अपनी जगह है और आपका देश अलग है। तो देश जब नीतियाँ बनाता है, जब पॉलिसी बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो वो धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जैसे आप पश्चिमी देशों में देखोगे, अमेरिका जैसे देश में देखोगे आप, तो वहाँ पर आप एक ही शादी कर सकते हैं, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दूसरी शादी आपको अलाउ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमान हैं तो आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकुलरिज्म की जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है। तो अब इस पर एक राइटर है, आप नाम सुनेंगे, बासु, बहुत ही फेमस राइटर है संविधान से संबंधित। उन्होंने इसको कहा कि ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, ये जो हमारी प्रस्तावना में है, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, झूठा है, वेग है। क्यों है? क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और है असल में, और हम यहाँ अपनी तरीके का सेकुलरिज्म बनाना चाह रहे हैं। हमारा सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म संभाव से है, कि मतलब हम, ऐसा नहीं है कि धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर हो जाए, उसको छोड़ दे, बल्कि हमने क्या करा, एक पॉजिटिव, ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव अप्रोच अपना लिया
कि सभी धर्मों को हमने सेम जो है सम्मान दे दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप सिख हैं तो आप कृपाण रख सकते हैं, आप हिंदू हैं तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सिख धर्म में आपका कृपाण रखना अलाउ है। तो ये हमने सेकुलरिज्म की एक नई डेफिनेशन बना दी। अमेरिका में आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर जैसे शादी अलाउ नहीं है, बावजूद इसके करीब 50,000 से 1 लाख मुसलमान ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा शादियाँ करके रह रहे हैं। वो सब इलीगल है। वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपने एक पिक्चर देखी हो नमस्ते लंदन, तो उसमें कटरीना कैफ की शादी हिंदुस्तान में हो रही होती है और उसके दोस्त जो है उसको सलाह देते हैं कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में तो कोई मानने वाला है नहीं तुम्हारी शादी। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है अमेरिका में। और ऐसे भी इंस्टेंसेस मिले हैं, वो तो खैर उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकुलरिज्म है इसका मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन लगभग अप्रोच थोड़ा हमारा हिंदुस्तान के लिए हमने अपने हिसाब से जो है इसको ढाल लिया है। अगला जो टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, जहाँ पर लोग फैसला लेंगे। आप सरकार बना रहे हैं किस में से, अपने में से, कि आपने सुना होगा ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब हमारे में से सरकार, हमारे लिए हमारी सरकार। ये लोग ही हैं जो सरकार बना रहे हैं। अब ये जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट लोकतंत्र या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जैसे एक देश में रह रहे हैं तो उनको सीधा हमने नियम कानून बनाया और सरकार ने उनको दे दिया कि भाई बताओ आप इसको लागू करना चाहते हैं कि नहीं लागू करना चाहते हैं, और वहाँ सीधे जनता बता रही है कि नहीं इसको लागू करना है या नहीं लागू करना है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों से पूछना छोटे देश में तो पॉसिबल है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में इतने लाखों करोड़ों की जनसंख्या है तो इतना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई कि हमने लोगों ने वोट के थ्रू पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जो हमें संसद में दर्शाएंगे, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। वो हो गए एमएलए, हो गए एमपी, हो गए। अब ये इनडायरेक्टली ये हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे। अगर नियम कानून ठीक है तो हम 5 साल बाद इनको वोट देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। तो लोकतंत्र 2 तरीके का हो गया, डायरेक्ट जैसे कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट तो सब जगह आप देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सभी जगह लगभग है। तो ये हमारी हो गई आपकी डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक माने होता है गणराज्य, गणतंत्र। तो इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आपको इंग्लैंड में भी देखने को मिलेगा, लोकतंत्र हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अंतर है इंग्लैंड जो है वो मोनार्की है, हिंदुस्तान जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये है जो हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है, पहला नागरिक जो है, जो राष्ट्रपति है, वो भी आम आदमियों में से ही है। जबकि इंग्लैंड में क्या है कि वो जो पोस्ट है, जो किंग और क्वीन वाली पोस्ट है, वो रिजर्व है, किंग का बेटा ही आगे चलता रहेगा, उसकी जगह कोई आम नागरिक नहीं ले सकता है। तो भले ही वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन बावजूद इसके जो मुखिया है वो चुना हुआ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, ये सब चुन के आते हैं। और ये एक रिक्शा वाला भी, एक ऑटो वाला भी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रिविलेज, मतलब कुछ स्पेशल जो प्रिविलेज दी जाती है कि भाई किसी व्यक्ति को सिर्फ राजा का बेटा होने की वजह से वो राजा बन जाएगा। तो आपने सुना होगा ऋतिक रोशन का डायलॉग, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। अब बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस माने न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस तो आपको बहुत तरीक़ों से मिल रहा है आपके संविधान में। आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर आपको कोई विभेद नहीं किया जाएगा। राजनीतिक जो आपका जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस, ये है कि आप चाहे 12th पास हो या आप चाहे अनपढ़ हो, तब भी आप गांव के प्रधान बन सकते हैं, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन कोई भी हो, इससे मैटर नहीं कर सकती। आप 18 साल के हैं तो आप वोट देंगे, आप 18 के नहीं हैं तो आप नहीं देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सबके लिए लागू है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि 36 से शुरू होकर 51 तक जाते हैं, वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर आय की समानता हो, मतलब लोगों की जो इनकम हो वो सेम हो, ऐसा ना हो कोई बहुत अमीर हो जाए, कोई बहुत गरीब हो जाए। तो ये यहाँ पर हम जस्टिस की बात करते हैं।
हम जब लिबर्टी की बात करते हैं, आज़ादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो हमारे पास संविधान में ऐसी बहुत जगह धर्म की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, यह हमें आज़ादी देता है। हम जिस भी धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, जिस भी धर्म को ख़त्म करना चाहें उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं। और आपको क्या आज़ादी देता है? आपको बोलने की आज़ादी देता है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इतनी सारी चीज़ें आपके संविधान में आपको मौजूद हैं। इससे अलग संविधान आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर और जो स्टेटस है आपका, उसकी समानता का आपकी कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर आप संविधान में आप देखें जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 14, 15, 16, ये आपको सब समानता प्रोवाइड कराते हैं। कहते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप, ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाए कि आप कोई सरकारी ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते, कि मतलब आप लड़की हैं इसलिए आप फौज में नहीं जा सकती, अच्छा आप हिंदू हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, अच्छा आप सिख हैं इसलिए आप PWD में नहीं जा सकते। तो ये आपको सारी इक्वालिटी जो है, जो समानता है, वो सोशल लेवल पर भी है, राजनीतिक, आर्थिक और समाजवादी, ये सामाजिक तौर पर भी है। सामाजिक तौर पर कैसे? कि देखिए संविधान ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, छुआछूत को ख़त्म कर दिया, ताकि आपका जो सोशल स्टेटस है, जो निचली जाति के लोग हैं वो आगे वाली जाति के बराबर कर सकें। ये संविधान का उद्देश्य है। पॉलिटिकल आपको इक्वालिटी, राजनीतिक इक्वालिटी आपको कैसे मिली? आप कोई भी ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अब आप 18 साल के हैं, आप कोई भी जाति से आते हो, आपको राजनीतिक न्याय है कि आप चुनाव जो है वो वोट दे सकते हैं। और अगर आप 25 साल के हो गए हैं, आप लोकसभा के चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो समानता है वो राजनीतिक भी है, आपको सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है। अब आप ये देखिए कि हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी की बात लिखी हुई है, बंधुता की भावना, जो क्या करे, जिससे कि हमारे जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति उसमें डिग्निटी की भावना जगे, मतलब गरिमा की भावना जगे, एक दूसरे का अपमान ना करें, या फिर जो भारत देश है हमारा उसके प्रति एकता और अखंडता हम बरकरार रखें, उसको ख़त्म ना होने दें। तो ऐसी बंधुता की भावना हम अपने संविधान से जगाना चाहते हैं। और ये कैसे हो रहा है? हमारे संविधान में एक ही नागरिकता की बात है। आप चाहे मध्य प्रदेश से आते हो, आप चाहे गुजरात से आते हो, आप भारत के नागरिक हैं। वहीं अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। एक तो आप अमेरिका के भी नागरिक हैं, दूसरा जो स्टेट है वहाँ पर आप उस स्टेट के भी नागरिक हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप गुजरात के भी नागरिक हैं और भारत देश के भी नागरिक हैं। इससे अलग हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य है, उसमें भी ये लिख रखा है कि हम बंधुता की भावना को बढ़ाएंगे। ये आम नागरिक का एक ये कर्तव्य होगा कि जो बंधुता की भावना है उसको बढ़ाए, जो कि धर्म और भाषा से परे हो। तो यहाँ पर हमारा संविधान जो है वो बंधुता की भावना जगाना चाहता है। और देखिए, बंधुता की भावना नहीं होगी तो एक देश भी नहीं होगा। अगर मैं यही नहीं सोचूं कि ये मेरे देश का आदमी है, या मैं उसके प्रति सम्मान से नहीं देखूंगा, तो फिर हम देश नहीं बना सकते। फिर तो ये होगा, आप अपने राज्य, छोटे से राज्य के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपने छोटे से राज्य के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये कुल मिलाकर छोटी छोटी मोटी बातें हैं जो हमारी प्रस्तावना बोलती है। जैसे कोई अंग्रेज आता है, वो कहता है भाई अपनी संविधान के बारे में बताइए। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि संविधान खोल के उसको बोले आर्टिकल 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है। हम उसको प्रस्तावना पकड़ा देंगे कि ये लो प्रियम्बल संविधान का। इससे आप सारा कुछ समझ जाओगे कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रस्तावना की? इस प्रस्तावना की इम्पोर्टेंस बिल्कुल बिग बॉस का जो आपका टास्क बुक था, बिल्कुल उसी की तरह है। उसमें क्या होता था कि जैसे कोई टास्क आया कि भाई अगला आदमी भागेगा और सामने वाला आदमी उसको हाथ से नहीं रोक सकता। अब क्या कर रहा है कंटेस्टेंट कि हाथ से नहीं रोक सकता, पैर से तो रोक सकता है। फिर वहाँ पर होती है लड़ाई कि वहाँ पर तो लिखा हुआ है हाथ से नहीं रोक सकते। फिर वो जाके पढ़ते हैं, अच्छा टास्क बुक में लिखा हुआ है जब दूसरा व्यक्ति भागेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसको हाथ से नहीं रोक पाएगा। हाँ, हाथ से ही तो लिखा है, पैर से तो नहीं लिखा, मैंने तो पैर से मारा। तो यही बिल्कुल हमारी प्रियम्बल जो है ये काम यहाँ पर रोल प्ले करती है कि अगर कोई सरकारी नियम, ऐसा कानून बनता है जिसमें कि थोड़ी सी गुंजाइश है कि वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी जो सरकार, हमारी जो कोर्ट है वो प्रियम्बल का इस्तेमाल करती हैं। वो देखती हैं कि अच्छा अगर इस नियम के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, एक अच्छा एक गलत, तो फिर वो देखती हैं कि अच्छा ये तो नियम सेकुलरिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। यानी वो प्रियम्बल को देखेंगे, फिर उस नियम का
अस्तित्व पता लगाएंगे कि वो सही है कि गलत है। और साथ ही साथ वो ये भी कह सकते हैं कि ये नियम जो है सोशलिज्म के खिलाफ है, प्रियम्बल में सोशलिज्म लिखा है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसलिए ख़राब हो सकता है। तो ये कोर्ट को भी एक पावर देता है जिसका इस्तेमाल करके वो ये कह सकती हैं कि अच्छा, आप जो लेजिस्लेचर है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप सवाल उठना तो चाहिए नहीं, आप कहेंगे कि सर अभी तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किताब का जो परिचय होता है वो किताब के अंदर ही होता है, इंट्रोडक्शन या तो पीछे लिखा होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि आप किताब खरीदते हैं फिर दुकान वाला कहता है ये लो जी कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय तो लेते जाओ किताब का। यहाँ पर ये सवाल उठा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। अब एक केस हुआ बेरूबारी यूनियन, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बेरूबारी, ये एक जगह थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटे तो ये जो रेड क्लिफ थे इनको जिम्मेदारी मिली कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटिए। अब इन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन एक थाना था बेरूबारी का, बेरूबारी यूनियन 12 का, इन्होंने ये हिंदुस्तान को दिया लेकिन ये लिखना भूल गए। अब जब लिखना भूल गए तो पाकिस्तान को मौका मिल गया, कह रहे नहीं ये तो हिंदुस्तान के पास है ही नहीं, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो 1958 में सरकार ने क्या करा, बेरूबारी यूनियन को 2 भाग में बांटा, आधा पाकिस्तान को दे दिया, आधा अपने पास रख ले कि चलो भाई समस्या को ख़त्म करते हैं। लेकिन हुआ क्या, इससे वेस्ट बंगाल जो है वो रुष्ट हो गई, कहने आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारी ज़मीन है। इस पर सरकार ने ये केस खुद से ही कोर्ट में भेजा और कोर्ट में इस बात का निर्णय इस तरीके से लिया गया कि आप ये काम कर तो सकते हैं क्योंकि आप एक संप्रभु देश है, जो राज्य है वो आपके फैसले पर ऐसे अड़चन नहीं लगा सकता, लेकिन सिर्फ ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं कि आपने, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया कि प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम सोवरेन हैं, और सोवरेन का मतलब है कि हम अपना पार्ट दे भी सकते हैं, किसी दूसरे से उसका पार्ट ले भी सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, मतलब संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संशोधन मतलब चेंजेस। अब इसी सोवरेनिटी, संप्रभुता को बेस बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हाँ जी, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट तो है, इससे आप नीतियों के अच्छे या बुरे होने का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये संविधान का पार्ट नहीं है। 1960 बेरूबारी केस में कोर्ट ने ऐसा कहा। उसके बाद एक केस हुआ 1973 में, हिंदुस्तान का सबसे मशहूर केस है केशवानंद भारती, जिसके बारे में हम फिर आगे दूसरे लेक्चर में देखेंगे। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का पार्ट है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। संविधान को प्रियम्बल की लाइट में ही पढ़ना होगा। तो अब आज की डेट में जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अगर हमें वो गोल्स पूरे करने हैं जो हमारी प्रस्तावना में लिखे हैं, जो समाजवादी या सेकुलरिज्म जो हमारी जो भी प्रस्तावना में लिखा है, अगर हमें वो इम्प्लीमेंट करना है तो हमें अपने समाज को शिक्षित बनाना होगा। और सिर्फ शिक्षित ही नहीं, एजुकेटेड नहीं, वेल एजुकेटेड, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से शिक्षित। और इसीलिए आप क्या देखेंगे, एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़बरदस्त फैक्ट, कि दुनिया में सिर्फ 13 ऐसे देश हैं, सिर्फ 13 जिनका प्रियम्बल जो है वो बहुत सीरियस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे हमारा लिखा है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब आप इंग्लिश में किसी को बताएं या हिंदी में किसी को बताएं समझ में नहीं आएगा भाई साहब। तो सिर्फ 13 ऐसे देश हैं। वो कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपका जर्मनी, आपका फ्रांस, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? हिंदुस्तान, द वेरी ग्रेट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, पापुआ न्यू गिनिया, कीनिया, ये देश हैं। मतलब इसको सुन के आपको गर्व महसूस होगा, आपने ये नाम आज तक सुने नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। प्रियम्बल प्रीफेस है, उसका ट्रेलर है, उसका छोटा सा परिचय है, इंट्रोडक्शन है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।